हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स फॉर मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि आपका आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, जिसमें मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया था यूटिलिटी के कंसेप्ट को, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को इन डिटेल कवर किया था। और मैम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है उसको भी हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है पिछले सेशन में। तो आपने नहीं देखा है तो पिछले सेशन जाके एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कर लीजिए नेट वाले भैया को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए नेट वाले भैया को। तो चलिए लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। So the very first is your methods for measuring the price elasticity of demand। अब ये क्या बोल रहा है मैम कि और इसको दिया किसने है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इसको दिया किसने, हु डिस्कवर दिस मेथड। तो प्रोफेसर मार्शल हैज डिस्कवर्ड दिस मेथड, उन्होंने इस मेथड को डिस्कवर किया और उन्होंने क्या बोला कि हम किस तरीके से इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं वो हमें इसके थ्रू पता चल सकता है। इसको हम कहीं ना कहीं अर्थमेटिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि रेशियो या परसेंटेज या अर्थमेटिक, इन तीनों का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो यू हैव टू पुट अप दैट सेम फॉर्मूला व्हिच हैज बीन गिवन हियर, that is your percentage change in quantity demanded divided by your percentage change in price। इन तीनों में से किसी के भी फॉर्मूले को पूछा जाए तो आपको यही सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है वहां पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है चलिए देखते हैं। द वेरी फर्स्ट इज योर परसेंटेज मेथड विच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम, दैट इज योर अर्थमेटिक मेथड। रेशियो, परसेंटेज, अर्थमेटिक, ऑल थ्री आर सेम एंड इट वाज डेवलप्ड बाय द प्रोफेसर मार्शल। उन्होंने क्या बोला कि इसमें उन्होंने बोला कि वी कैन मेजर कि कितना डिमांड में चेंजेस हो रहा है और कितना प्राइस में चेंजेस हो रहा है, उसके वजह से जो इलास्टिसिटी हमारा निकल के आएगा दैट इज योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला क्या बनता है मैम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड में कितना चेंजेस में देखने को मिल रहा है। डिमांड में हमें किस वजह से चेंजेस देखने को मिलेगा, प्राइसेस के वजह से, इसीलिए हम प्राइसेस को डिनोमिनेटर में रखेंगे और क्वांटिटी डिमांडेड को न्यूमरेटर में रखेंगे। So the percentage change in price is your denominator and the percentage change in quantity demanded will be in your numerator. So the very first is your, what is the formula given here? That is the percentage change in quantity demanded divided by your percentage change in price। इसको और elaborate करके आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, percentage change in quantity demanded divided by your original quantity into your original price divided by your percentage change in price। ठीक है, अब ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें इलास्टिसिटी किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सपोज आपका प्राइस कितना गिवन है मैम, 20 गिवन है। क्वांटिटी डिमांडेड आप कितना खरीद रहे हो उस समय, 10 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। वहीं आपका प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 25 हो गया। अब आप कितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हो मैम, अब हम 9 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा प्राइसेस बढ़ा तो कहीं ना कहीं हमने क्वांटिटी कंजम्पशन को कम कर दिया पहले से। तो अब ये किस तरीके से फॉर्मूला में पुटअप होगा, दैट इज योर, द वेरी फर्स्ट इज योर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपको पता करना है। अब 10 से 9 क्वांटिटी आप डिमांड करने लगे तो आपको चेंज कितने को देखने को मिल रहा है, 1 का। ओरिजिनल क्वांटिटी आपका कितना हुआ, 10 हुआ, इनटू कितना ओरिजिनल प्राइस था आपका, दैट इज योर 20, और कितना आपको चेंजेस देखने को मिला प्राइस में, कितना बढ़ गया, 5 से बढ़ गया मैम। अब ये पूरा काट वाट दोगे तो आप कितना आ जाएगा, ये 0.4। अब ये 0.4 जो आपका आ रहा है दैट इज योर ईडी इज इक्वल टू योर लेस देन 1। ठीक है, क्योंकि 0.4 तो आपका 1 से छोटा हुआ, ये 1 से बड़ा तो होगा नहीं। हमने 5 तरीके के पढ़े थे, दैट इज योर इलास्टिसिटी। कौन कौन सा था मैम, ईडी इज ग्रेटर देन 1 पढ़ा था हमने, ईडी इज योर लेस देन 1 पढ़ा था, और क्या पढ़ा था मैम हमने, ED इज इक्वल टू 1, है ना, और ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड ED इज इक्वल टू 0। ये हमने 5 पढ़ा था। ये हमारा रिलेटिवली इलास्टिक था, ये हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक था, ये हमारा यूनिटरी इलास्टिक था, और ये हमारा परफेक्टली इलास्टिक था, और उसी तरीके से ये हमारा परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड था, है ना। ये हमने 5 पढ़ा था। इसी बेसिस पे हम इलास्टिसिटी को चेक कर सकते हैं कितना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वहां पे। अगर ये ईडी इज लेस देन 1 है तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है ये क्या है मैम, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड निकल के आ रहा है।
तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी अगर पूछ दिया जाए, जनरली इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, लेकिन इन केस आपसे पूछ दिया जाए इस तरीके से सॉल्व करके कि अगर इस तरीके से आ रहा है, ये ईडी इज लेस देन 1 आ रहा है, तो ये क्या इलास्टिसिटी बता रहा है हमारा इस मेथड के थ्रू, तो यू हैव टू राइट इट देयर कि ये रिलेटिवली इन इलास्टिक बता रहा है हमें परसेंटेज या अर्थमेटिक या फिर रेशियो मेथड के थ्रू। नेक्स्ट इज योर आउटले मेथड। अब ये जो आउटले मेथड है मैम, इसको कहीं ना कहीं हम एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। ये क्या है आपका, एक्सपेंडिचर मेथड भी है। कहीं ना कहीं हम आउटले मेथड को और किस नाम से जानते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये एक्सपेंडिचर मेथड कहने का क्या मतलब है मैम, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है, जस्ट होल्ड ऑन, ये मैंने गलत लिख दिया। ये देखिए, नेक्स्ट आपका है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। वो मैं ऊपर का भी आपको आउटले मेथड बताऊंगी होता क्या, उससे पहले हम चलिए पढ़ लेते हैं। दैट इज योर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी किसने दिया है मैम, प्रोफेसर मार्शल ने ही इसे कहीं ना कहीं डेवलप किया है, उन्होंने ही इस मेथड को डिस्कवर किया है। अब ये बहुत इजी सा मेथड है। ये मेथड क्या बोलता है आपका, टोटल एक्सपेंडिचर बोलता है कि प्राइसेस के बढ़ने से पहले और प्राइसेस के बढ़ने के बाद कितना खर्चा हो रहा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है। प्राइसेस से पहले आपके क्या एक्सपेंसेस थे और प्राइसेस बढ़ जाने के बाद या प्राइसेस कम हो जाने के बाद क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं आपके। सीधा सीधा ये मेथड यही चीज बोलता है। चलिए आइए देखते हैं। In this method, the total amount of expenditure before and after the price change is compared. पहले क्या था और बाद में कितना एक्सपेंस आ रहा है, ये हम कहीं ना कहीं इसमें कंपेयर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला, हियर द टोटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कहने का मतलब है कि उस कॉमोडिटी या फिर वो जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसका क्या प्राइसेस है और कितना क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हो और कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो उसका, दैट इज योर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज योर प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, दैट इज योर प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। कितना प्राइस है और कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो। सपोज यहाँ पे प्राइस अगर आपका 20 रुपीज है और आप क्वांटिटी कितना डिमांड कर रहे हो 10, प्राइसेस बढ़ के आपका 25 हो जाता है या सपोज 30 हो जाता है। अब आप कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो मैम 20। तो यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप पुट करोगे तो दैट इज प्राइसेस अगर 20 है इनटू क्वांटिटी डिमांडेड 10 है, तो ये कितना हो जाएगा मैम 200। उसी तरीके से अगर सपोज प्राइसेस बढ़ के 30 हो गया आपका और क्वांटिटी डिमांडेड 20 हो गया, कहीं ना कहीं सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड तो और घट जाएगा ना, प्राइसेस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया मैम 5 हो गया। क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे 5 हो गया, तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे 5 हो गया तो ये कितना हो जा रहा है 150। अब आप देख रहे हो पहले 200 का एक्सपेंसेस निकल के आ रहा था, कब, जब आपके प्राइसेस कम थे और क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा थे। लेकिन जैसे ही प्राइसेस बढ़ गए आपने क्वांटिटी कंजम्पशन कम कर दिया तो आपका कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस कम निकल के आया। अब इस केस में देखें तो ये क्या निकल के आ रहा है, ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी ग्रेटर देन 1 कहने का क्या मतलब है मैम, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। ये कैसा है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हमें देखने को मिल रहा है। मैंने 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पढ़ाया था, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। ये आपको अच्छे से पूरा रिकॉल करके रखना है इन 5 इलास्टिसिटी को, क्योंकि इससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस देखने गए हैं, तो यू शुड नॉट स्किप दिस टॉपिक। और यहाँ पे जब आप देख रहे हो और ये आप कहीं ना कहीं अगर कोरिलेट कर पा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट क्लियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। अगर आपको एग्जांपल से आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो कि हाँ रिलेटिवली इलास्टिक किस केस में बन सकता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक किस केस में बनेगा, तो दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको इन चीजों को रटना नहीं पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि मैम ये क्या है, ग्रेटर देन 1 दिखा रहे हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 दिखाने का मतलब है कि रिलेटिवली इलास्टिक है। प्राइसेस में चेंज होने के वजह से, प्राइसेस में थोड़ा चेंज होने के वजह से कहीं ना कहीं प्राइसेस में थोड़ा चेंज होने की वजह से डिमांड में हमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है।
कहीं ना कहीं ये देखिए अगर 10 से बढ़ रहा है तो वहीं क्वांटिटी डिमांडेड सीधे हाफ हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डिमांड में जो ज्यादा चेंजेस देखने को हमें मिल रहा है, किस वजह से, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की वजह से मिल रहा है। इसीलिए हमें ईडी इज इक्वल टू ईडी इज योर ग्रेटर देन 1 यहाँ पे होता है। नेक्स्ट इज योर आर्क मेथड। अब आर्क मेथड क्या है? When the elasticity is measured between 2 points on the same demand curve is known as arc elasticity। कहने का मतलब है मैम कि अगर डिमांड कर्व इस तरीके से बनता है, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व, अब उसी डिमांड कर्व पे अगर हम 2 पॉइंट्स के बीच में, ये D हो गया, D1 हो गया, 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हम मेजर कर रहे हैं इलास्टिसिटी को, दैट इज योर आर्क इलास्टिसिटी। कहने का मतलब है कि अगर ये लाइन हमारा जितने भी सेंटीमीटर्स का, सपोज 6 सेंटीमीटर्स का हो गया, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हम इलास्टिसिटी निकालेंगे, जो भी निकल के आता है, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी लेस देन 1, ईडी इज इक्वल टू 1, जो भी निकल के आएगा दैट इज योर क्या होगा, इलास्टिसिटी। ये हम किस तरीके से निकाल पा रहे हैं? ये हम डिमांड कर्व पे जो लाइन है उसके थ्रू हम कहीं ना कहीं इसको पता लगा पा रहे हैं। अब ये आर्क मेथड दिया किसने था मैम? इसे कहीं ना कहीं प्रोफेसर बॉमिल ने दिया था, उन्होंने डिस्कवर किया था इस मेथड को। और उसके अंदर और क्या बोलता है कि आर्क इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस टू अ प्राइस चेंज एग्जिबिटेड बाय द डिमांड कर्व ओवर सम फाइनाइट स्टेज ऑफ द कर्व। कहने का मतलब है कि आपका प्राइसेस में चेंजेस जो हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो क्वांटिटी डिमांड कर्व हमें, किस डिमांड कर्व जो हम बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें किस बेसिस पे देखने को मिल रहा है? प्राइसेस में जो चेंजेस आ रहा है वो उसके वजह से हमें हमारा जो डिमांड कर्व फॉर्म हो रहा है वो हमें कहीं ना कहीं इस मेथड में देखने को मिलता है। दैट इज योर आर्क मेथड सेज। अब लास्ट मेथड फॉर मेजरिंग योर प्राइस इलास्टिसिटी है, जो कि आपका क्या है? आउटले मेथड। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन ये कहीं ना कहीं इजी है। द मोस्ट इजीएस्ट वन इज योर एक्सपेंडिचर मेथड, जहां पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, प्राइस को क्वांटिटी से डिमांड करके आप इलास्टिसिटी को चेक कर सकते हो। अब आउटले मेथड क्या बोलता है? इसको कहीं ना कहीं हम जियोमेट्रिक मेथड के नाम से भी जानते हैं और इसको भी प्रोफेसर मार्शल ने ही दिया है। तो आपको अगर एग्जाम में आउटले मेथड ना देके अगर जियोमेट्रिक मेथड दे देता है, उसका फॉर्मूला पूछता है, तो आपको ये सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है वहां पे जो आपका आउटले मेथड में है। तो अब इसमें क्या बोलता है? इट हैज क्रिएटेड टू मेजर द डिमांड इलास्टिसिटी, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, जो मैंने बोला, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग द रेशियो अप्रोच और द टोटल आउटले, और दी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है मैम कि इससे ना हम एक डिमांड कर्व पे जो इलास्टिसिटी निकल के आएगी वो कहीं ना कहीं हम आउटले मेथड से पता लगा सकते हैं, लेकिन वो हमें कहाँ पता नहीं चल पा रहा था मैम? रेशियो या परसेंटेज मेथड में, या बोल दे एक्सपेंडिचर मेथड में हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि एक डिमांड कर्व पे हम इलास्टिसिटी किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आउटले मेथड हमें वो निकाल के दे देगा कि एक डिमांड कर्व पे हम इलास्टिसिटी को किस तरीके से देख सकते हैं या किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो ये जो आउटले मेथड आपका था वो कहीं ना कहीं बता देगा कि किस तरीके से हम इसको मेजर करें एक डिमांड कर्व पे। अब डिमांड कर्व मैंने आपको बताया था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अब सपोज ये डिमांड कर्व है आपका, ठीक है, ये डिमांड कर्व आपने बना दिया, यहाँ पे डी है, यहाँ पे D1 है। अब ये लाइन को सपोज कर लो आप, अगर ये 8 सेंटीमीटर का लाइन है, ये कह रहा है कि अगर ये 8 सेंटीमीटर का लाइन है और यहाँ पे सपोज ये A हो गया आपका, ये B हो गया, ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हम बना रहे हैं यहाँ पे, सपोज 1 2, इसको मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। ये आपका डिमांड कर्व हुआ D1 D2। सपोज यहाँ A है, यहाँ B है आपका, ठीक है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये A1 हो गया, या समझ लीजिए P1 हो गया, ये यहाँ P हो गया, यहाँ P2 हो गया और यहाँ P3 हो गया सपोज, ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर का अगर आपका लाइन है तो इस पे आप इलास्टिसिटी, इस डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी कैसे निकालोगे, ये आपको आउटले मेथड बताएगा। किस तरीके से बताएगा मैम? इसका फॉर्मूला क्या होता है? लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व
लोअर सेगमेंट ऑफ योर डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय योर अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। इसका फॉर्मूला यही होता है, सिंपल सा, अपर सेगमेंट ऑफ योर डिमांड कर्व, the simple formula is given this, that is your what is this, L divided by U। बस आपको इतना ही याद रखना है, that is your L divided by U, lower segment of demand curve divided by your upper segment of demand curve, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए इसमें समझते हैं किस तरीके से होगा। अगर ये बोल रहा है कि ये 8 सेंटीमीटर का लाइन है, तो ये सारा कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा मैम, 2 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा और 2 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा। टोटल ये मिला के 8 सेंटीमीटर का लाइन बता रहा है, ये जो डिमांड कर्व है आपका। इसको निकालेंगे कैसे, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अगर बोलता है कि लोअर, ये तो आपका बीच में हो गया जहां पे ये P1 हो जाएगा, यहाँ P2 हो जाएगा, यहाँ P मान लीजिए आप, यहाँ P3 मान लीजिए, तो ये आपका बीच में P हो गया। तो अगर आपको यहां से इलास्टिसिटी निकालनी है, दैट इज P से P3 की इलास्टिसिटी निकालनी है, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, P3 के नीचे आप देखो 2 है, ठीक है, सिर्फ 2 ही बच रहे हैं, इसके नीचे 2 ही सेंटीमीटर का लाइन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोअर सेगमेंट में 2 चला जाएगा। अपर सेगमेंट में देखो कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग क्या है आपका, अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व कितने सेंटीमीटर का है मैम, 6 सेंटीमीटर का है P तक आते आते। तो ये कितना हो जाएगा आपका डिवाइड करने के बाद, दैट इज योर, ये अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना निकल के आ जाएगा मैम, 0.3 समथिंग, 0.3 समथिंग निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है, 0.03। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या हो जा रहा है, लेस देन 1 हो जा रहा है, ये तो लेस देन 1 हो जा रहा है मैम। तो ये क्या बता रहा है आपका, ये कहीं ना कहीं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बता रहा है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बता रहा है, क्योंकि ये लेस देन 1 है। उसी तरीके से अगर ये अपर सेगमेंट में निकालने को बोलता, सपोज यहाँ पे बोलता L डिवाइडेड बाई U, दैट इज योर, अब लोअर सेगमेंट में सपोज मुझे P2 के पास इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी होती, तो ये कितना हो जाएगा, 2 to 4, ठीक है, ये लोअर सेगमेंट में हमारा हो जाएगा 4 और अपर सेगमेंट में भी कहीं ना कहीं कितना हो जा रहा है हमारा 4, दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ED इज इक्वल टू 1 निकल के आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये क्या निकल के आ जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इस तरीके से हम डिमांड कर्व पे डिफरेंट इलास्टिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इजी है फाइंड आउट करना, दैट इज सिंपली आपको L डिवाइडेड बाय U याद रखना है। सबसे पहले मैंने आपको परसेंटेज मेथड बताया, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय योर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। किसके वजह से डिमांड में चेंजेस देखने को मिल रहा है उसको ऊपर रखना है, जिसके वजह से डिमांड में चेंजेस देखने को मिल रहा है हमें उसे नीचे रखना है डिनोमिनेटर में, और जो डिमांड में हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है हमें वो न्यूमरेटर में रखना है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज मेथड। सेकंड मेथड इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में भी सिंपल सा फॉर्मूला था, प्राइस को सीधा आप डिमांड से इनटू कर दो, जितना प्राइसेस है उतना, जितना डिमांड आ रहा है आपका प्राइस इनटू डिमांड सीधा करके वो इलास्टिसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। वही कहीं ना कहीं आपका आउटले मेथड, जिसको हम पॉइंट मेथड या फिर जियोमेट्रिक मेथड बोल ले या फिर आउटले मेथड बोल ले, ये सारे मेथड सेम ही है। तीनों मेथड से अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो ये सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वहां पे। तो कहीं ना कहीं पॉइंट, आउटले और जियोमेट्रिक मेथड से अगर हमें फॉर्मूला पूछा जाता है तो वो भी बहुत सिंपल है, दैट इज L डिवाइडेड बाई U। आपको इतना ही याद रखना है, L डिवाइडेड बाई U, दैट इज द लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व और डिवाइडेड बाई योर अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। ये आपको वहां पे अगर आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझोगे, सीधा डिमांड कर्व को आप खुद से ड्रॉ करो, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दिस, आप खुद से ड्रॉ करके उसके इलास्टिसिटी को निकालोगे तो ये और ज्यादा क्लियर होगा आपको ये कंसेप्ट। तो इस तरीके से आप आउटले मेथड में इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके से डिफरेंट इसमें हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे P3, अब इसमें क्या हो जाएगा A, अगर मुझे A के ऊपर इलास्टिसिटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा मैम, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि A के ऊपर कोई लाइन नहीं जा रहा है डिमांड कर्व का, A हमारा लास्टेस्ट पॉइंट है, तो वो जो लास्ट पॉइंट है उसके ऊपर तो जो भी होगा वो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, B के नीचे वैसे हमारा 0 हो जाएगा।
तो ये क्या बताएगा, परफेक्टली इलास्टिक बताएगा, ये कहीं ना कहीं परफेक्टली इन इलास्टिक बताएगा। इसी तरीके से सीधा लाइन है तो ये कहीं ना कहीं आपका लीनियर डिमांड कर्व बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नॉन लीनियर में भी हमें देखने को मिलता है। अब सपोज नॉन लीनियर आउटले मेथड में इफ दे विल आस्क यू नॉन लीनियर डिमांड कर्व, तो नॉन लीनियर कहने का मतलब क्या है, सपोज ये डिमांड कर्व आपका कैसा है, ऐसा है, इट इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये कर्व हो गया इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो प्रोफेसर मार्शल क्या बोलते हैं, आप सीधा लाइन बना दो, इसमें सीधा ड्रॉ कर दो इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपको इजीली इलास्टिसिटी निकाल के दे देगा, सेम वे में इलास्टिसिटी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे नॉन लीनियर में आपको सिर्फ 3 इलास्टिसिटी देखने को मिल सकते हैं, दैट इज ईडी इज योर ग्रेटर देन 1, ईडी इज योर लेस देन 1, और एक और होगा आपका दैट इज ईडी इज इक्वल टू 1। तो ईडी ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब है मैम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। डिमांड कहने का मतलब है कि जहां पे प्राइसेस के वजह से डिमांड में हमें ज्यादा चेंजेस देखने को मिले, दैट इज योर ईडी इज ग्रेटर देन 1, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ईडी इज लेस देन 1 कहने का मतलब है जहां पे प्राइसेस के वजह से डिमांड में हमें उतने चेंजेस देखने को ना मिले, दैट इज योर रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। एंड ईडी इज इक्वल टू 1 इज योर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इसमें हमें ये सिर्फ 3 केसेस ही देखने को मिलता है नॉन लीनियर डिमांड कर्व में। अगर उसी तरीके से हम इसमें सेम तरीके से जिस तरीके से हमने लीनियर में फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से हम इसमें नॉन लीनियर डिमांड कर्व में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है इस एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स बहुत कम पूछे गए हैं, लाइक रेयर केस में ही हो सकता है न्यूमेरिकल्स पूछा जाए, बट आप फॉर्मूला के थ्रू आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे तो आप न्यूमेरिकल्स में नहीं फंसोगे कहीं ना कहीं। आप खुद से डिमांड कर्व ड्रॉ करो, खुद से पॉइंट्स बनाओ, खुद के नंबर्स एज्यूम करो और उन नंबर्स पे आप इलास्टिसिटी निकालने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे आपको न्यूमेरिकल्स आता हो या ना आता हो, आप फॉर्मूला के बेसिस पे उस न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये 3 मेथड्स थे जो मैंने आज डिस्कस किए आपके साथ, और यही 3 मेथड से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इसके अलावा आर्क मेथड थोड़ा सा आप पढ़ लेना किसने दिया है, जैसे प्रोफेसर बॉमिल ने दिया है उसे। आर्क मेथड में भी सेम चीज हमने पढ़ा था, दैट इज योर, क्या बोल रहा था आर्क मेथड में आपको कि कहीं ना कहीं आप 2 पॉइंट्स के बीच में, जैसे मैंने उसमें आपको लीनियर में बताया, इसमें भी कहीं ना कहीं आप 2 पॉइंट्स, 2 डिमांड कर्व जो आप ड्रॉ करोगे, 2 पॉइंट्स के बीच में आप इजिली इलास्टिसिटी को आप फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो कि ईडी ग्रेटर होगा, लेस देन 1 होगा, ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन तीनों से भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस में एग्जाम में क्वेश्चंस देखे नहीं गए हैं, लेकिन इनसे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कम बने हैं, तो आप उतना डरो मत। इससे सिर्फ आप फॉर्मूला इसका लर्न कर लो अच्छे से, उससे कंसेप्ट्स आपके बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे इसमें। So that's all about today's sessions. Hope you have enjoyed this session. So thank you everyone and stay connected with the Net Wala Bhaiya.